कैसे एक बिजनेस करने वाली कंपनी जिसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी था, उसने उन मुगलों को हराया और मारा जिन्होंने भारत पर शासन कर रखा था और इंडिया पर 100 सालों तक राज किया। उसके बाद फिर आई थी ब्रिटिश सरकार जिसने अगले 100 साल और भारत पर शासन किया। और कैसे सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत में लोग गरीब और भूखमरी में रहने लगे थे। और कौन था वो जो 17 साल भारत में घूमा पर उसको एक भी भिखारी नहीं मिला। मतलब हमारे भारत में कोई भी गरीब नहीं होता। दोस्तों, ये बात शुरू होती है जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। उस समय दुनिया में जितना भी सामान का प्रोडक्शन होता था उसके टोटल प्रोडक्शन का 1/4 भारत में ही तैयार होता था। मतलब उस वक्त दुनिया के कुल उत्पादन का 1/4 माल भारत में ही बनाया जाता था। यूरोप के देश जैसे जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, पुर्तगाल, स्वीडन और भी कई देश बिजनेस और कच्चे माल की तलाश में यूरोप से बाहर जाने लगे। ये बात है सन 1600 के दशक की। इसी बीच यूरोप के एक देश पुर्तगाल के नाविक वास्को डी गामा के भारत आने के बाद यूरोप में बड़ा बदलाव आया। वास्को डी गामा अपने साथ समुद्र के रास्ते जहाजों में भरकर भारतीय मसाले ले गए थे। यूरोप के लिए भारतीय मसाले उस समय एक अनोखी चीज हुआ करती। इन मसालों को बेच के वास्को डी गामा ने बहुत संपत्ति बना ली थी। इसके बाद पूरे यूरोप में भारतीय मसालों का डंका बजने लगा। भारत की संपन्नता के चर्चों ने ही यूरोप के देशों को भारत आने के लिए प्रेरित किया और ब्रिटेन की ओर से यह काम ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया। सन 1600 में 31 दिसंबर को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी ताकि ब्रिटेन भी अपना साम्राज्य बढ़ा सके। वैसे तो ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने के लिए बनाया गया था, लेकिन उसे कई विशेष अधिकार प्राप्त थे ब्रिटेन की सरकार से, जैसे युद्ध करने का अधिकार। कंपनी को ब्रिटिश सरकार ने यह अधिकार अपने व्यापारिक हितों की रक्षा करने के लिए दिया था। यही वजह थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ताकतवर सेना भी हुआ करती। आपको जानकर हैरानी होगी, ये बिजनेस करने वाली कंपनी के पास इसके खुद के करीब 2.5 लाख सैनिक थे। इस कंपनी ने अपने बिजनेस की शुरुआत की पुर्तगाल देश का एक जहाज लूट के जो भारत से मसाले भरकर ले जा रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी को उस लूट में 900 टन मसाले मिले, जिसे बेचकर कंपनी ने जबरदस्त मुनाफा कमाया। यह उस समय की पहली चार्टर्ड ज्वाइंट स्टॉक कंपनियों में से एक थी। यानी कहे तो अभी के शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनियों की तरह कोई भी इन्वेस्टर उसका हिस्सा बन सकता था। लूट की कमाई का हिस्सा कंपनी के इन्वेस्टर्स को भी मिला। इतिहास की किताबों में बताया जाता है कि लूट से किए गए पहले व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी को करीब 300% का जबरदस्त मुनाफा हुआ था। फिर इस कंपनी ने भारत में घुस के व्यापार करने की प्लानिंग की और यहाँ से शुरू होता है मुगलों की हार और भारत की गुलामी का सिलसिला। अब तक अकबर की मौत हो चुकी थी और अकबर की गद्दी को अकबर के सबसे बड़े बेटे जहांगीर ने संभाल लिया था। 1608 में कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव विलियम हॉकिंस भारत में और व्यापार की संभावनाओं को तलाशने के लिए अपना पहला प्रस्ताव जहांगीर के पास लाए। हॉकिंस बादशाह जहांगीर से कारखाने की अनुमति के लिए आगरा दरबार में मिला, लेकिन उसे बादशाह जहांगीर से अनुमति नहीं मिली। उसके बाद कंपनी ने ब्रिटेन के किंग जेम्स से आग्रह किया कि ब्रिटिश सरकार के संसद सदस्य और अनुभवी राजनेता टॉमस रो को भारत भेजा जाए। रो 1616 में आगरा पहुंचे और अगले 3 साल वहां रहे, लेकिन फिर भी जहांगीर ने ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई और सिर्फ कुछ ही व्यापारिक अनुमतियां कंपनी को मिली और इस तरह नींव पड़ी भारत की गुलामी की। पहले इस कंपनी ने भारत पर 100 साल राज किया। उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने बादशाह जहांगीर से जो अनुमतियां मिली थी उसके तहत कंपनी भारत से सूत, नील, चाय इत्यादि खरीदती और विदेशों में उन्हें महंगे दामों में बेच के खूब मुनाफा कमाती। कंपनी का बिजनेस चल पड़ा और कंपनी जैसे जैसे बड़ी होती गई उसके इरादे भी बड़े होते गए। अगले लगभग 100 साल में कंपनी का खूब विस्तार हुआ। उसने मछली पलटन, सूरत और कलकत्ता में कारखाने लगाए। भारत और कंपनी के इतिहास में बड़ा मोड़ आया 1756 में, जब सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। बंगाल एक समृद्ध राज्य था, पूरे विश्व में कपड़ा और जहाज निर्माण का एक प्रमुख केंद्र था। आपको जानकर हैरानी होगी, उस वक्त का बंगाल अभी के बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, असम, ढाका जगहों को मिलाकर भारत का पूर्वी प्रोविंस था। कंपनी ने कोलकाता में अपना विस्तार शुरू किया। कंपनी को पता था मुगलों को हराना आसान बात नहीं है, इसीलिए कंपनी ने नवाब सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर को अपने साथ मिलाया। खुद गद्दी पर बैठने की चाहत में सेनापति ने नवाब को धोखा दे दिया। मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 किलोमीटर दूर गंगा नदी के किनारे प्लासी नाम की जगह पर 23 जून 1757 को कंपनी और नवाब में युद्ध हुआ। कंपनी ने सिराजुद्दौला की सेना को हरा दिया और फिर मीर जाफर नवाब बने। 1765 में मीर जाफर की मौत के बाद कंपनी ने सियासत अपने हाथ में ले ली, जिसके बाद मैसूर के शासक टीपू सुल्तान ने कंपनी का विरोध करते हुए कंपनी को 2 युद्धों में हराया। लेकिन 1799 में श्रीरंगपट्टनम की जंग में वो मारे गए। कंपनी ने हैदराबाद के निजामों को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया। फिर कंपनी ने फूट डालो और राज करो के सिद्धांत पर राजनेताओं और राजाओं को एक दूसरे से लड़वाया और फिर ऐसे ही मराठों की भी हार होती गई। हालात बद से बदतर हो गए जब 1839 में महाराजा रंजीत सिंह मारे गए। ब्रिटिश साम्राज्य बड़ा करने के उद्देश्य से लॉर्ड डलहौजी ने शुरू की विलय नीति। 1848 में लागू इस नीति के अनुसार जिस भी राजा का कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं होता था, मतलब जिस भी राजा का कोई बेटा नहीं होता था राज्य संभालने के लिए, उस सियासत को कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। इस नीति के आधार पर सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी
1880 पर अंग्रेजों ने कब्जा जमाया और ऐसे ही देखते देखते ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा पूरे देश पर हो गया और भारत अंग्रेजों का गुलाम बन गया। इस गुलामी को खत्म करने के लिए 1857 की क्रांति हुई। उसके बाद 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज समझ गए कि अब कंपनी यहाँ ज्यादा समय तक नहीं टिक पाएगी, क्योंकि भारत में आजादी की क्रांति तेज हो रही थी। जिसके बाद फिर ब्रिटिश सरकार ने कंपनी से अधिकार वापस लिया और भारत पर राज किया। ये बात जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि भारत में एक भी भिखारी नहीं हुआ करता था। इस बारे में राजीव दीक्षित जी ने भी जिक्र किया था, आप भी सुनिए। मैं एक अंग्रेज की आपको कहानी सुनाता हूँ। उसका नाम था मैकॉले, टीबी मैकॉले। वो भारत आया, 17 साल भारत में रहा, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सब जगह गया। भारत में उसने जब प्रवास किया, उसने घूमा, फिर लौट के लंदन गया। लंदन की पार्लियामेंट में 2 फरवरी 1835 को उसने एक भाषण दिया। बहुत जोरदार भाषण है उसका, जैसे अपने नेता लोकसभा में भाषण देते हैं ऐसे वहां होता है लंदन। तो मैकॉले भाषण दे रहा है और क्या कह रहा है मैं सुनाता हूं आपको, अंग्रेजी में ही सुनाता हूं, फिर हिंदी करूंगा उसका। वो कहता है, आई हैव ट्रेवल्ड लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ दिस कंट्री इंडिया एंड आई हैव नॉट सीन ए सिंगल बैगर इन दिस कंट्री इंडिया। वो कहता है मैं भारत में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सब जगह घूमा, 17 साल घूमा वो इस देश में, और कहता है मेरे 17 साल के भारत के प्रवास में मैंने कभी एक भिखारी को भीख मांगते भारत में नहीं देखा।